उसी ऊर्जा के साथ पार्ट 2 आपके सामने ये रहा। आपसे बस ये दरख्वास्त है कि इस लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस को ध्यान से लगाना, एक जगह पे बैठ के कानों में बड्स लगाना, क्वेश्चंस को पढ़ना और ट्राई करना कि मेरे सवालों के जवाब देने से पहले तुम्हारे जवाब आ जाए। ठीक है, फिर से वही तुम्हें प्रॉमिस करूंगा फिर से एक बार कि इस सीरीज के बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा किसी भी साल के पेपर में। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस सिलेबस बदल जाए। जब तक सिलेबस ये है तब तक इन्हीं में से सवाल है। ठीक है, तो ऑन दिस गुड नोट लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 2। पहला सवाल 51 नंबर का था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कैसे याद करते हैं, मैंने तुम लोगों को एक बताया था, क्या किंग्स फॉल क्राइड आउट फॉर गुड सूप। तो देखो, स्पेसिस जो है ये कैटेगरी है, क्लास भी कैटेगरी, फाइलम भी कैटेगरी। एस्टेरेसी जो है ना ये कैटेगरी नहीं। ठीक है, बढ़िया। द प्लांट फैमिली सोलानेसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर। सोलानेसी को किस ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में दिया है। किसके पैराग्राफ में दिया है, फैमिली के पैराग्राफ में दिया है, ऑर्डर के पैराग्राफ में दिया है कि सोलानेसी को इंक्लूड किया गया है किसमें, पॉलीमोनियल्स में, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, द ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा जो ये ऑर्डर है इसमें कौन से दो फैमिलीज आते हैं, दो फैमिलीज की मेनली उन्होंने बात की है। कौन से, एक डॉग की फैमिली, एक कैट की फैमिली सर, फेलिडी एंड कैनेडी। सी इज द राइट आंसर। ए भी सही है, बी गलत है, सी सही है, डी सही है। लेकिन अभी वही वाली बात आती है कि मोस्ट करेक्ट कौन सा ऑप्शन। तीनों ऑप्शन सही है लेकिन मोस्ट करेक्ट कौन सा है ये फाइंड आउट करना है, दैट इज द सी, फेलिडी एंड कैनेडी। इन 54 क्वेश्चन नंबर, इन हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्लास इज प्लेस बिटवीन। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की अगर हम बताते हैं तो क्लास को कहाँ प्लेस किया जाता है। तो देखो, किंग, किंग्स फॉल क्राइड आउट फॉर गुड सूप, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो पूछा क्या जा रहा है कि क्लास को कहाँ रखा जाता है, तो क्लास को हम रखते हैं कहाँ पे, फाइलम और ऑर्डर के बीच, फाइलम और ऑर्डर के बीच। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी असाइन टू मैमेलिया इज। मैमेलिया क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन 4th नंबर का लेसन है, उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, उसमें दिया हुआ है कि मैमेलिया क्या है, क्लास। सो मैमेलिया किसको बिलोंग करते हैं, मैमेलिया को कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी असाइन की जाती है, तो क्लास असाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इंक्लूड्स ऑल अदर कैटेगरीज, किसमें सारे के बाकी के सारे आते हैं। तो देखो, जो सबसे ऊपर की रहेगी उसमें बाकी के सारे आएंगे। हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि यही हमें हर बार मदद करने वाला है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। ठीक, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल अदर कैटेगरीज। क्लास, देखो क्लास यहाँ पे आता है, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर उसके नीचे आते हैं। फैमिली, अरे मीन्स वर्क राइट आउट, फैमिली रह गई ना यहाँ पे, फैमिली, फैमिली भी उसके नीचे आती है, जीनस भी उसके नीचे आती है। तो क्लास सबसे ऊपर है तो क्लास में सारे बाकी के कैटेगरी आते हैं। ए इज द राइट आंसर। हायर द टैक्सा शेयर, हायर टैक्सा शेयर। अब देखो ये सबसे कंफ्यूज करने वाला सवाल, ठीक है। हर बार पूछा जाता है कि स्पेसिस की तरफ आते हो तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते हैं कि कम होते हैं, स्पेसिस से ऊपर जाते हो तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते हैं कि घटते हैं। तो इस सवालों को हमेशा इस नजरिए से देखना कि जो एक स्पेसिस है, हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमन सारे के सारे जितने सेपियंस जितने के हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कॉमन रहेंगे, मोर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। डॉग्स में देख ले, डॉग्स की जितनी भी स्पेसीज है, जो एक पर्टिकुलर जब वो जीनस को आएंगे, फैमिलीज में आएंगे कैट के साथ, तो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को कम कॉमन शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। स्टार्टिंग में स्पेसीज लेवल पे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, जीनस लेवल पे वो कम होती है, फैमिली लेवल पे कम होती है, कम 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 होती जाती है। समझ में आया। सो हमने कहा हायर टैक्सा शेयर लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज टॉप द हायरार्की ऑफ कैटेगरी, सबसे ऊपर में कौन सी आती है, ऐसे कुछ। अब देखो यहाँ पे एक खेल खेला गया, क्या खेल खेला गया,
हमारे इसमें तो सर सबसे ऊपर क्या आ रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्या आ रहा है, क्लास, क्लास ही तो सबसे ऊपर है, फैमिली, लेकिन डिवीजन की तो बात ही नहीं की। लेकिन तुम लोगों को पता है डिवीजन फाइलम के जगह यूज किया जाता है, कहाँ पे, प्लांट्स में सर, कहाँ पे यूज किया जाता है, प्लांट्स में। डिविजन्स, डिवीजन ये यूज किया जाता है किसके जगह पे, फाइलम के जगह पे। बढ़िया, वेरी गुड। तो हमने क्या कहा, डिवीजन इज द राइट आंसर, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी, मतलब ऐसे क्लासेस जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो ऊपर कहाँ पे जाते हैं, लेकिन किस में पूछ रहे हैं, प्लांट में पूछ रहे हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस क्या बनाते हैं, डिवीजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डिवीजन बनाते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कंटेन लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर, देखो सबसे कम किस में होते हैं, तो हमने कहा सबसे कम कहाँ रहेंगे, सबसे ऊपर में सबसे कम रहेंगे। सबसे ऊपर माने कहाँ पे, सबसे ऊपर माने कहाँ पे, तो हमने कहा डिवीजन, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट मैच ऑर्डर। अब देखो फिर से वही सवाल, फिर से इसके लिए हमें अभी क्या लिखना पड़ेगा, किंगडम से लेकर ऊपर वाली चीजें, किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, किंग कॉल प्राइड, क्लास रहेगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। सवाल पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ऑर्डर किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को कहते हैं, सही बात है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, मैंने कल ही तुम लोगों को बताया था, जब सवाल करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कुछ भी हो, उसको पकड़ना और अंडरलाइन करना, दो चार बार दिमाग में छपवाना कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट, इस सीरीज से एक चीज हमेशा सीख सीख के जाना कि क्वेश्चन में पढ़ना क्या है और क्वेश्चन को निपटाना कैसे, ठीक। देखो एक एक चीजें बात करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे। तो इनकरेक्ट को हमने अंडरलाइन कर लिया, ये बहुत छोटी हैबिट है लेकिन तुम्हारे 50% तक सिली मिस्टेक्स को कम कर देगी, ठीक है। तो ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, सही बात है। जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, सही बात है सर। क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। डिवीजन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, बिल्कुल नहीं, डिवीजन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास होना चाहिए सर, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। बढ़िया, आगे बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर की असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग डिसेंडिंग आने के लिए तुम लोगों को मैथ आना चाहिए 10वीं तक का, 10th स्टैंडर्ड का मैथ तुम्हें अच्छा आना चाहिए, ये पता होने के लिए असेंडिंग किसे कहते हैं और डिसेंडिंग किसे कहते हैं। असेंडिंग यानी जो सबसे लास्ट में रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर रहेंगे, और हमें पता है कि सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर किसमें होते हैं सर, स्पेसिस में होते हैं। तो इन दो ऑप्शंस को सीधा गलत ठहरा दो, ठीक है। तो स्पेसिस के बाद क्या आती है, देखो क्लास सबसे ऊपर आता है, हमने देखा, क्लास के बाद फैमिली, फैमिली जीनस, स्पेसिस इज द राइट आंसर। समझ में ऐसे टिक करना सीखो क्वेश्चंस में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। सैपिंडल्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द टैक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ मैंगो, द सिमिलर टैक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ मैंगो। देखो अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बोला कि सैपिंडल्स मैंगो की एक कैटेगरी। अब इसके लिए तुम्हें वो चार्ट पता होना चाहिए, कौन सा चार्ट सर, जो चार चीजों के बारे में जो बनाया है ना, मस्का डोमेस्टिका, होमोसेपियंस, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम एंड मैंजिफेरा इंडिका, ये पता होना चाहिए, तब तुम्हें पता लगेगा। तो सबसे पहले हमें पता लगवाना है कि सैपिंडल्स क्या है। सैपिंडल्स क्या है, ऑर्डर है सर, क्या है, ऑर्डर है। किसकी ऑर्डर है, मैंगो की ऑर्डर है। तो अभी हमें पता लगाना है कि मैन की यानी ह्यूमन की ऑर्डर कौन सी है, तो हमें पता है ह्यूमन की ऑर्डर कौन सी है, प्राइमेटा होती है। वेरी गुड। साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट इज, वही वाला चार्ट, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। द हाउस फ्लाई बिलोंग टू विच फैमिली इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, हाउस फ्लाई टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो फैमिली के लिए ए ई यूज करते हैं हम। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, और वो फैमिली कौन से बिलोंग करते हैं, मसडी को, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैंगो एंड व्हीट इज सिमिलर, मैंगो और व्हीट में सिमिलर कौन सी कैटेगरी है, तो हमें पता है कि वो सीधा कहाँ पे जाके मिलते हैं एक दूसरे से, कहाँ पे, डिवीजन पे जाके मिलते हैं। बाकी डिवीजन के नीचे सारे कैटेगरीज उनके क्या है, अलग अलग है। सो ओनली डिवीजन इज द राइट आंसर, ठीक है सर। अब देखो इसके बाद क्या है, द ऑड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अमंग द गिवन ऑप्शन, ऑड कौन सी है। अब देखो इसमें कैसे पता लगाना है, ट्रिटिकम, ये जो शब्द है ट्रिटिकम एस्टिवम मैंगो के लिए यूज किया जाता है, उसमें से ट्रिटिकम क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है सर। होमो में, होमो सेपियंस में होमो क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है। मस्का डोमेस्टिका में मस्का क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है सर। पोएसी क्या है, पोएसी जीनस है क्या, नहीं, फैमिली है क्या, देख लो फैमिली है क्या। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
वाई, अब अच्छा सवाल, वाई हायरार्कियल टैक्सोनॉमिक सिस्टम इज यूज, क्यों हायरार्कियल टैक्सोनॉमिक सिस्टम का यूज किया गया, क्यों किया गया? एज ईच हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स द ग्रुप और कैटेगरीज बिलो इट, सही बात है। इट इज हेल्पफुल टू एस्टैब्लिश क्लासिफिकेशंस, all taxonomic category reflect common habitats, nahi taxonomic group show similar characteristics and have no evolutionary relationship होते हैं क्या? evolutionary relationship होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो क्या एज ईच हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्या कहते हैं हम, किंगडम के नीचे क्या आते हैं, फाइलम के नीचे क्या आते हैं, क्लास आते हैं, फिर नीचे ऑर्डर आते हैं, फैमिली आते हैं, जीनस आते हैं, स्पेसीज आते हैं। तो ईच हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स ग्रुप और कैटेगरीज बिलो इट, इज द राइट आंसर। 69, which one of the following feature is shared by all living organism at all hierarchical level, all hierarchical level में सारे organisms कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका सिमिलर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता सर, स्पेसिस लेवल पे ही देख लो, सॉरी जीनस लेवल पे ही चले जाओ, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं सर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले तो कुछ चंद फाइलम है जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऊपर ऊपर जाओगे तो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम तक चला जाएगा, ये भी गलत है। नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड लाइन करते हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड सीखना है, यहाँ से क्या सीखना? एलिमिनेशन मेथड। मान लो कि हमें इस सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें? ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ग्रोथ ना, ये सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? नहीं सर, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? यूनिसेलुलर की, तो ये गलत हुआ बिल्कुल सर। तो बचा क्या? सी, तो सी ही बचा है, तो सी ही आंसर होना चाहिए। समझ में आया? अब नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंपोजिशन कहीं दिया ऐसा स्पेशल मेंशन नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से इस सवाल का जवाब तुम ढूंढ सकते हो। पोएल्स एंड सेपेंडल्स आर, अभी हमने पता लगाया मैंगो में क्या होता है, दोनों भी ऑर्डर होते हैं। पोएल्स किसकी है? व्हीट की है सर, और सेपेंडल्स किसकी है? मैंगो की है सर। वेरी, मेरे हैंडराइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, ठीक है। आई विल ट्राई कि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। 70 से आगे, अब टैक्सोनॉमिकल एड वाला हमारा सिलेबस से चला गया, तो ये सवाल हम करेंगे नहीं, सीधा आते हैं असर्शन रीजन, जो तुम्हें बहुत सताते हैं वो वाले सवालों, ठीक है। असर्शन रीजन में अब चार ऑप्शन कौन से है ये एक बार पढ़ लेना, तुम लोगों को पता ही है, आदत हो गई होगी। पहला ऑप्शन होता है बोथ एंड assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false and assertion is false but reason is true. इस तरीके से चार ऑप्शंस होते हैं assertion and reason के जनरली, ठीक है। अब असर्शन रीजन के सवाल ढूंढते हुए हमेशा एक चीज याद रखना कि रीजन को पूछना, रीजन को सवाल पूछना कि क्यों, क्या पूछना? क्यों, और इसका जवाब अगर तुम्हें असर्शन मिलता है तो वो क्या है? सही जवाब। समझ में आया? देखो, डेथ इज कंसिडर एज रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन अर्थ, डेथ को रेगुलेटरी प्रोसेस कहा जाता है, बिल्कुल। क्यों कहा जाता है? इट प्रिवेंट्स एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन, सही बात है क्या? कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इस पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए कौन करता है? डेथ करती है, सही बात है, सही बात है। तो देखो अभी, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हमेशा रीजन से असर्शन पूछना, असर्शन पूछना खुद को क्या कह रहा है कि डेथ से क्या हो जाता है? डेथ रेगुलेटरी प्रोसेस है। क्यों है रेगुलेटरी? क्योंकि डेथ क्या करती है? पॉपुलेशन जो रिप्रोडक्शन की वजह से बढ़ रही है उसको कम करने का काम करती है, या उसको बढ़ने नहीं देती। समझ में आया? सो इसका जवाब हुआ क्या? ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आर यानी रीजन। कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग में दो चीजें हैं, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है सर। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली क्रिएचर टू पजेस सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये भी सही बात है सर। लेकिन ये कॉन्शियसनेस जो है ये इसकी वजह से है क्या? क्योंकि ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है। स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो। कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। ह्यूमन इज ओनली क्रिएचर पजेस सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल सही। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए कॉन्शियसनेस है क्योंकि ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है, बिल्कुल। क्या गलत बातें कर रहे हैं सर, भाई की बातें कर रहे हो आप, तो इसका जवाब क्या आएगा? बी, दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात छेड़ रहे हो जनाब आप, ये तो एनसीईआरटी की लाइन छिपी दी आपने।
डाइवर्स टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, दोनों भी सही बातें हैं। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या कि मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सम है क्योंकि लिविंग थिंग में सारे अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, दोनों चीजें अपने अपने जगह पे बराबर है, लेकिन असर्शन का भी रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। The living organisms are NCERT की लाइन देखना, the living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli, बिल्कुल सही बात है सर। Hierarchy of organizational complexity is shown at all level, ये भी सही बात है, रीजन भी सही बात कर रहा है। क्या कह रहा है? Hierarchy of organizational complexity is shown at different all level, हर एक लेवल पे क्या है, अलग अलग कॉम्प्लेक्शन है। किसमें कॉम्प्लेक्शन है? ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो दोनों भी सही है सर, बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। 94 अल्फा टेक्सोनोमी वगैरह हमारे बुक में नहीं है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। सवाल है 95 नंबर का, देखो, लीनियस बायोनोमियल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल एंड essential in artificial system yet it had become a natural one। ठीक है, सवाल पढ़ो, दोनों असर्शन रीजन। असर्शन में लिख रहा है कि लीनियस ने जो बाइनोमियल सिस्टम दी एनिमल क्लासिफिकेशन की, ये बनाई तो हमने आर्टिफिशियली थी, लेकिन ये नेचर के साथ क्या हो रहा है, इसका समतोल रह रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से नेचुरल ही बन गई है। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। सिमिलरिटीज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ लीनियस सिस्टम आर इंडिकेटिव ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप के इंडिकेटिव है क्या ये? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसे हमने बातें की ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो assertion is true, reason is false, option number C। There are 7 obligate categories in hierarchy of taxonomy। obligate यानी कंपलसरी। ठीक है, टैक्सोनॉमी की हायरार्की अगर देखेंगे तो कितने कैटेगरीज है? किंग, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसिस। तो 3 3 6 और 1 7, 7 कैरेक्टर, 7 क्या है? कैटेगरीज है, बिल्कुल सही बात है। और ये ऑब्लिगेट है, मतलब क्या, हर एक एनिमल का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको किंगडम में भी डालते हैं, फाइलम में भी डालते हैं, ऑर्डर क्लास में भी डालते हैं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब में डालते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में हम और कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे सब क्लास, जैसे सब फाइलम। ठीक है, तो ऐसे इसके अलावा भी कैटेगरीज हो सकते हैं, लेकिन कंपलसरी ये जरूरी नहीं है कि हो सकते, होना चाहिए ये ऐसा जरूरी नहीं है। 7 कैटेगरीज हो है जो कंपलसरी है, हर एक में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा अदर कैटेगरीज ऑफ सिमिलर टाइप कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज। बिल्कुल सही बात है, इंटरमीडिएट आते हैं, जैसे सब फाइलम हो गया, सब क्लास हो गया, दोनों भी सही चीजें हैं। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? तो बिल्कुल नहीं है सर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो गया? अरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। Hierarchical system of classification is useful to reduce volumes. Description in catalog of character of large category are not repeated। Hierarchical system of classification is useful to reduce volumes of description in a catalog of organism। देखो क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हम क्या करेंगे? अगर हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना हो तो 20 चीजें लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके जगह पे अगर हमने ये कह दिया कि वो मैमल क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो इसके वजह से उसके ऊपर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट हो गई, ये अलग लिखने की जरूरत नहीं है। उसके स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बॉडी में 4 चेम्बर हार्ट होगा, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या रहा है? हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से मार्क कर दें। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ लार्जर कैटेगरी लाइक डिवीजन आर नॉट रिपीटेड फॉर स्मॉलर कैटेगरीज। बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो अब यहाँ पे बड़े अच्छे से देखना, यहाँ पे क्या हुआ? सवाल असर्शन दिया, असर्शन सही है और रीजन वही बता रहा है क्यों हो रहा है ऐसा।
क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लार्जर कैटेगरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये छोटे कैटेगरीज में रिपीट नहीं किए जाते, इसके वजह से डिस्क्रिप्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So option number A is the right answer. ठीक है। Taxonomic studies, question number 98. Taxonomic studies require correct classification and identification of organisms. बिल्कुल सही बात है, taxonomic studies करने के लिए classification और identification करना जरूरी है। Are useful in knowing our bioresources and their diversity. Bioresources और उसकी diversity को पता लगाने के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ कि ये बायो रिसोर्सेज को पता लगाने के लिए टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी है इस चीज का, और टैक्सोनॉमिक स्टडीज को करने के लिए क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है इस चीज का, दोनों का एक दूसरे से कुछ रिलेशनशिप, कुछ संबंध है क्या? नहीं है सर, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह पे क्या है, सही है। सो बोथ आर करेक्ट बट assertion is not the correct explanation of whatever it is। ठीक है, 19 नंबर का म्यूजियम पे सवाल था, हमने हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 100। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो, अब हमने देखा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और मैच द कॉलम को, ये इस सीरीज से, इस लेक्चर से समझ के जाना। ठीक है, देखते हैं सवाल आएगा तो फिर तुम्हें बताता हूँ, कुछ हिंट्स टिप्स बताता हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मोस्ट सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिल्कुल सही बात है। The external stimuli can be physical, chemical or biological। बिल्कुल सही बात है। Responding to an external stimulus is a characteristic feature of living things। सही बात है। Living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to stimulus। सारे स्टेटमेंट सही है, आंसर इज डी। ठीक है, आगे बात करेंगे जो मैंने बताया ना, हिंट कैसे बताने हैं। ठीक है, along with consciousness, growth and reproduction आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस के साथ साथ ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन करना, ये क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। बिल्कुल सही बात है। सही बात है क्या? गलत बात है सर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, नॉट डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होता है, इनडेफिनाइट या नॉन डेफिनाइट। इनडेफिनाइट ही कहो, थोड़ा सही लगता है। तो इनडेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन थे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। परंतु परंतु कॉन्शियसनेस है क्या है, is a definite characteristics। भले ही ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ इनडेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक। हालांकि स्टेटमेंट क्या हुआ, ये वाला फॉल्स हो गया। रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव। रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव है क्या? म्यूल्स का भी बच्चे पैदा करते हैं, म्यूल्स फर्टाइल होते हैं? बिल्कुल नहीं सर। वर्कर भी फर्टाइल होते हैं? बिल्कुल नहीं सर। सो रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा, इसलिए क्योंकि वो 3 ऑप्शन में था। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों भी क्या हो गए, सही हो सकते हैं। अब हमें ढूंढना है कि कौन से सही है उसमें। तो मैंने क्या किया, ये तीनों भी सही हो सकते हैं, तो मैंने अभी किससे शुरू किया, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया। ये फर्स्ट वाला पढ़ा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ के। कौन सा, इंक्रीज इन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मास और इंक्रीज इन नंबर। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन आल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। इन विट्रो में भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। तो बोथ 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, डी, डी पे आ गए हम लोग। ठीक है, देन अब इसमें क्या होता कि अगर मैं सबसे पहले देखा, मैंने सारे ऑप्शन में 3-3 नंबर का है, अगर तीसरा ही गलत हो जाता तो सीधा मैं इधर टिक कर देता। समझ में आया? इसको कहते हैं फास्टली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना होता है। आएंगे वैसे ऑप्शंस आगे। देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट, करेक्ट को पहले से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो फटाफट से अंडरलाइन कर लो करेक्ट से। ठीक है, हमें समझ में आया, दिमाग में छप गया, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, भाई की बातें कर रहा है। कॉन्शियसनेस इज प्रॉपर्टी शेयर बाय, फिर से नॉन लिविंग, गलत हो गया। पेशेंट विद डेड ब्रेन हैज नो सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती है उसको, होती है भाई साहब, और वो जिंदा होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है। तो गलत। ह्यूमन बीइंग आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, हमने कहा था ह्यूमन बीइंग्स ही है जो समझ सकते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, जो सोच सकते हैं कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ठीक है, या सोच रहा होगा। तो ये ह्यूमन बीइंग्स ही कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। म्यूल्स कैन रिप्रोड्यूस। म्यूल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अभी अभी तो बात की, नहीं करते हैं। वर्कर भी कैन अंडरगो रिप्रोडक्शन, नहीं, दोनों भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105।
इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नेम एंड सेकंड नेम रिप्रेजेंट जेनेरिक नेम, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। अगर बिल्कुल सही बात लग रही होगी तो मुंह पे पानी मारो और फिर से हेडफोन लगा के बैठो। पहले क्या आता है, जीनस आता है, बाद में क्या आता है, स्पेसीज आता है। सो ये तो गलत हो गया सर, ये तो सही है लेकिन वन इज ट्रू, वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स, इज द राइट आंसर। 105। 106 द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजिफेरा इंडिका एल, इसमें एल किसको दर्शाता है ऐसा पूछ रहे हैं। एल लैटिन लैंग्वेज को दर्शाता है, चपाड़ मारो इसको, कुछ भी बातें कर रहा है। द नेम शुड बी रिटन इन द रिवर्स, रिवर्स आना चाहिए, मतलब इंडिका मैंजिफेरा आना चाहिए। लेटर एल सिग्निफाइज द ऑथर लिनियस, जिसने इसको ढूंढा है उसको वो दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि जेनेरा को, ठीक है। Which one of the following statement has organism scientifically correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described? तीनों सवाल पूछा है कि करेक्टली नेम किसको किया गया है, करेक्टली प्रिंटेड कौन सा है, और करेक्टली डिस्क्राइब किसको किया गया है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर सी टिग्रीज पे। मुझे पता चला कि ये सही से लिखा ही नहीं गया है, करेक्टली प्रिंटेड ही नहीं, तो इस ऑप्शन को हटा दिया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। फिर आता हूँ इस पे, मैंने देखा कि मस्का डोमेस्टिका द कॉमन लिजार्ड कहते हैं और रेप्टाइल कह रहे हैं, ठीक है। क्या बड़ी बातें कर रहे हैं। मस्का डोमेस्टिका क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, घर में उड़ने वाली डोमेस्टिक फ्लाई हमारी, ठीक है। तो इसको लिजार्ड मान लिया इन्होंने और रेप्टाइल कह रहे हैं अलग से, ठीक है। ऐसा पिटना चाहिए इन लोगों को, तो गलत कर दो इसको। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज अ प्रोटोजोन पैथोजन मोस्ट सीरियल टाइप ऑफ मलेरिया, सर ये क्या चीजें आ गई, चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ई कोलाई फुल नेम इज एंटमीबा कोलाई, हाँ मतलब एकदम कतई जहर कर दिया इन लोगों ने। एंटमीबा, ई का फुल फॉर्म क्या आता है, वो बच्चा नहीं होता जो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, ठीक है। ई का फुल फॉर्म क्या आता है, तो कोई कह दिया एलिफेंटा कोलस ने कह दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो अंटमीबा क्या है, अमीबा का, और इश्रिशिया कोलाई इसका फुल फॉर्म होता है, हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बहुत बार आगे भी देखते रहोगे। सो ई कोलाई का फुल नेम क्या होता है, इश्रिशिया कोलाई, ये यहाँ पे ही गलत हो गया, जो बचा वही सही आंसर है, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। मैं 10 बार, 10 क्या 50 100 बार बताऊंगा तुम लोगों को कि इस सीरीज में बार बार एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, ठीक है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो तो सीख के जाना, उससे सिली मिस्टेक बहुत कम हो जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे तुम्हें एलिमिनेशन मेथड कैसे मदद करती है समझाता हूँ। देखो सवाल पूरा पढ़ना, ठीक है, बिना पढ़े जवाब में मत जाना कभी भी। ऑब्जर्व द ग्रेडेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। मिसिंग कैटेगरीज को ढूंढना है, तो हमें पता चला वाई क्या है, तो हमें पता लगाना है वाई है क्या है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। तो देखो सीधा ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर वाई किसको दिया है, 5वें नंबर के स्टेटमेंट को दिया है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब देखो सिर्फ इधर 5 है और इधर 5 है, ठीक है। तो अभी एक्स ढूंढना है हमें, क्या है, एक्स को हम 3 देखते हैं तुक्का लगा के, एक्स इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, एक्स इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, बिल्कुल सही बात कर रहा है, और इधर 3 है ही नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। समझ में आया, हर एक स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर से देखो एक बार समझा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, इससे तुम्हारे सवाल बहुत फास्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने देखा वाई क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर है, तो मैंने इसमें ढूंढा कि ऑर्डर कहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। फिर मैंने ऑप्शन में झांक के देखा, ऑप्शन में झांक के देखा, मुझे पता चला कि 2 ही ऑप्शन है जिसमें 5-5 लिखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि इस थर्ड को चेक कर लेता हूँ, तो मैंने चेक किया, मैंने देखा थर्ड स्टेटमेंट है एक्स इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फिर मैंने देखा एक्स सच में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है क्या, बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर 3 नंबर की बात सही है तो डी इज द राइट आंसर, बाकी पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल लगेंगे, ठीक है। ऐसे होता है 30 35 40 मिनट में पूरा बायो का पेपर सॉल्व, ठीक है। आते हैं आगे के टॉपिक पे। टू डिफरेंट जेनरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। अगर हमने क्या किया, टू अलग अलग जेनरास है जो सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये एक जेनरा है एक्स ए बी सी, और एक है एक्स वाई जेड जेनरा। अब इन दोनों को सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं ये, ठीक है सर, समझ में आया। तो इसके बारे में क्या करेक्ट है, द सेम क्लास बट डिफरेंट स्पेसिस, सेम फैमिली को अगर कर रहे हैं तो जीनस को भी करेंगे। देखो ढूंढना क्या है, करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। जीनस फैमिली जीनस स्पेसिस, किंग्स पॉल क्राइड आउट फॉर, एक मिनट रुक जाओ, फैमिली आए, ठीक है, 2 डिफरेंट जीनस है, जीनस 1 जीनस 2, ठीक है। फैमिली सेम को बिलोंग करते हैं, फैमिली के ऊपर क्या आता है, ऑर्डर, क्लास, ठीक है। फिर क्या आता है, फाइलम आता है,
तो कह क्या रहा है कि सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल सेम क्लास को ही बिलोंग करेंगे। अगर फैमिली सिमिलर आ गई तो ऊपर का सारा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन दूसरे स्पेसिस है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यही ढूंढना था हमने। डिफरेंट क्लास बट एंड डिफरेंट ऑर्डर, बिल्कुल नहीं। द सेम फाइलम बट डिफरेंट क्लासेस, नहीं। अ डिफरेंट किंगडम एंड डिफरेंट, क्या बातों की बातें कर रहा है। ए इज द राइट आंसर, समझ में आया, ठीक है, बढ़िया। अब ये नीट 2013 का भले ही सवाल था लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस जा चुका है, ठीक है, देखो ये भी आउट ऑफ सिलेबस जा चुका है। ओके, मैच द फॉलोइंग पे आता है। ओके, ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सवाल है, किसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया? तो हमें पता है कार्ल लिनियस ने किया। ए का जवाब आया टू। अब अगर तुम होशियार लोग होगे तो सबसे पहले देखोगे मैच द फॉलोइंग में एक का टू कौन सा है, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि किसी में ए का टू नहीं है। स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी, ऐसे चुटकियों में सवाल सॉल्व होते हैं, कैसे? एलिमिनेशन मेथड से। क्या देखा, सिर्फ एक ही चीज पे फिक्स फोकस किया। इंट्रोड्यूस बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कौन था? कैरल लिनस था, खत्म, कैरलस लिनस। या फिर तुम्हें पता है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं, तो बी का वन है, बी का वन देखा, बी का वन, बी का वन, बी का वन एक ही जगह पे है, कर दी। समझ में आया? स्मार्टली खेलना सीखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही है, आता सबको है, जो फास्ट करता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द थिंग, ठीक है। इसमें भी वही करके देखते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो फैमिली है उसके पीछे क्या लगता है, ए ई लगता है सर, तो मसडी फैमिली होनी चाहिए, ए का थ्री होना चाहिए, ए का थ्री दो जगह पे है, लेकिन दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब बी का क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ऑर्डर डिप्टेरा होती है क्या? बिल्कुल सर होती है। सी का फोर होना चाहिए। क्लास इंसेक्टा है क्या? बिल्कुल है सर। फाइलम आर्थ्रोपोडा है क्या? बिल्कुल है सर। ए इज द राइट आंसर, समझ में आया, बढ़िया। अब इसमें मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज पता है। क्या पता है सर आपको? फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स होता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को देखा मैंने, डी का वन, डी का वन तो भाई साहब किसी में नहीं है, ठीक है, देखा ही नहीं। बाकी सवालों से, ऑप्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है मुझे, बस एक चीज देखी मैंने, तो आगे की पढ़ लेते, याद कर लेते। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया कैरोलस लिनस को। फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया किसको? एरिस्टोटल को कहा गया। फादर ऑफ बॉटनी कहा गया किसको? थियोफ्रेस्टस को, ठीक है, बढ़िया। अब ये चीजें भी नहीं है, ये चीजें भी नहीं रही, ठीक है, बढ़िया। अभी देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ कर लेते हैं इसमें से, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लास्ट के कुछ सवाल बाकी है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर तुम्हें पता होगा तो एक अच्छा बुक माना जाता है। एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे सवाल कहाँ से आते हैं? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बनते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो में से करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे है, ये चला गया, ठीक है, इसमें कैपिटल यूज किया, चला गया, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन सी आती है? किंगडम सबसे ऊपर आता है, किंगडम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। किंग पॉल क्राइड आउट फॉर गुड, किंग पॉल क्राइड आउट फॉर गुड सूप, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ नहीं है, साउंड बनाना है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। All living organisms are linked to one another because they have common genetic material of same time. They share common genetic material but to varying degrees, all having common cellular organization. All of the above is the right answer, ठीक है। एज वी गो, देखो वही वाला स्टेप फिर से वही बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेसिस से किंगडम की तरफ जब जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कम होंगे, विल डिक्रीज, अभी बताया था। सिस्टमैटिक किसको रेफर करता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। किसको रेफर करता है? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, सी इज द राइट आंसर। जीनस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एन इंडिविजुअल को नहीं, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, सही बात है। ग्रुप ऑफ, नहीं 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 नहीं, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को साथ में आके जीनस थोड़ी मिलेंगे, नहीं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सी, ठीक है। जब सफिक्स कौन सा लगता है प्लांट के फैमिली में? क्या लगता है प्लांट की फैमिली? ए सी ई ए ई, ठीक है। द टैक्सोनॉमिक यूनिट, ये याद कर लेना, ठीक है। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू व्हिच हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट? फाइलम किसके रिलेटेड है, किसके समान माना जाता है? प्लांट्स के लिए डिवीजन के समान माना जाता है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है? कोई समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको एक करते हैं। फैमिली कौन सी है इसमें? ठीक है, सोलन ऐसे फैमिली ए ई लगा हुआ दिख गया, ठीक है। किंगडम कौन सा है? किंगडम प्लांटी है सर, ठीक है। बस इतना ही पता है हमें। ए का फाइव, बी का फोर, सी का टू दिया हुआ है। सी का टू है क्या? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ठीक है। डी का वन, स्पेसिस कौन सी है? ट्यूबरसम है सर, बिल्कुल। जीनस कौन सी? सोलेनम ट्यूबरसम, ई, ए इज द राइट आंसर।
या फिर अगर तुम लोग होशियार होते मेरे से थोड़े से ज़्यादा तो तुम देखते इसमें सोलेनम ट्यूबरसम। क्या है इसमें? सोलेनम ट्यूबरसन नाम यूज़ किया है। सबसे पहले सोलेनम आया तो वो जीनस रहेगा, ये स्पेसिस रहेगी, तो ई का 3 कर लिया। ई का 3 एक ही जगह पे, ए इज द राइट आंसर। एक ही सर कहते थे कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन। तो यहाँ पे हमारे 100 से ज़्यादा सवाल हो गए लिविंग वर्ल्ड के। कल के मतलब अगले दिन डे 2 पे हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वही एनर्जी, वही उत्सुकता, वही मोटिवेशन के साथ। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तब तक पढ़ लेना, लिविंग वर्ड के जो सवाल गलत हुए थोड़ा सा कुछ में एनालिसिस कर लेना। और फिर से बता रहा हूँ ये सीरीज तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, बस कंसिस्टेंटली 19 डेज तक फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ। पढ़ते रहना। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।